सनम का सर बहुत तेजी से घूमा और वो वही सड़क किनारे बेहोश होकर गिरी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने मजबूत हाथों से उसको थाम लिया था। सनम, तुम ठीक हो? आँख खोलो, मेरी तरफ देखो। पुलिस, आँख खोलो। असम विशेष संभालता हमारा उसका गाल थपथपा कर बोला। क्या हुआ सर? असम का ड्राइवर करीब आकर बोला। जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो, सख्तर इमरजेंसी है, असम ने कहा। तो ड्राइवर भागता हुआ गाड़ी के करीब गया और बैक सीट का दरवाजा खोलकर खुद ड्राइव सीट पर बैठ गया। असम ने सहम को ओढ़ना उठा और सीधा से अपनी कोला के बैक सीट पर बैठा कर सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया, जहाँ वो चला के सनम से कोई फैसलों को चला वो के सनम की कुछ शादी नहीं हुई। सनम को जब ये बात पता चली तो उसका सहन ऑफ कर गया। वो के रजा की यहाँ आई ने जैसे जा रही और उसके आगे सनम सोच न सकी, क्योंकि वो जान चुकी थी ये सब रजा की मेहरबानी है जो आज ये सब उसके साथ हो रहा है, और वो दर दर की ठोकरें खा रही है रजा। सनम के लबों से निकला और उसका बस चलता तो वो वही फूट फूट कर रोने लगती। तुम ज्यादा सतीश मत सोचो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैं तुमने उसकी नाजुक हालत देखी तो मामला की गंभीरता समझते हो, इससे कोई सवाल नहीं। क्या है मैं खुद चली जान का बहुत शुक्रिया। सनम अपनी चादर ठीक से उड़ते हुई और सोचते लगी कि ऐसा क्या सोचता होगा, ऐसे कैसे बेहोश हो जाती हो। चलो रजा को अफवाहों कर देता हूँ क्या हालत होगी। और नहीं, रजा सर को कुछ नहीं बताएगा, आपको मेरी कसम। सनम परसुम की बात को काट कर दरमियान में ही हाथ उठाकर चेफ पड़ी। नहीं बताऊंगा, तुम आराम से बैठो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। सुन उसे बेड के किनारे को जोर से पकड़ते देख समझ गया उसकी हालत ठीक नहीं है सकता। वो अभी अपने मुकम्मल को नहीं, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी सकता, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। सनम हंस कर बोली और आंखों से आंसू पोंछ कर बाहर निकलने लगी। जब उसे बहुत ज्यादा लकायत सा महसूस हुआ और वो अरसम के बाजू थाम कर सहारा लेने लगी, सूर्य को बस ऐसे ही सर चुकाए जा रहा है। सनम माजूर कर अरसम को देखने लगी जो उससे ही खतरनाक नजरों से घूरा। अरसम ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने मुकाबले खड़ा किया और उसकी हरी आंखों में अपनी हरी आंखें डालकर वसीली आवाज में बोला, पूरी बात बताओ और सच सच बताओ, आखिर क्या बात है, वरना मैं अभी और इसी वक्त रजा को कॉल कर तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सनम एकदम चौंक गई और खुश होते गले को तर कर बोली, कोई बात नहीं है, बस कमजोरी सी महसूस हो रही है। सनम बातों कर बदल कर बोली, एक सन्नाटेदार थप्पड़ लगेगा कि सारी होशियारी निकल जाएगी। चुपचाप सब बताओ, आखिर तुम रजा के पास वापस जाना क्यों नहीं चाहती हो, और आखिर तुम बीच सड़क पर क्या कर रही थी? क्या रजा ने कुछ किया है? सत्तर उसने घर से निकाल दिया है। हरसुम के सवाल पर सनम ने सोचा, अब वो क्या करे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस रजा सर दे सकता नहीं। उनके बाबा साहब को जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे घर से निकाल दिया और मैं घर जा रही थी। सनम ने अपने सोखे पड़े होंठों पर जबान फैला और सोचने लगे, अरसम से अपनी जान कैसे छुड़वाई और छापे अपने घर क्यों नहीं गई, सत्तर रास्तों में क्यों भटकती रहती हो। हरसुम ने सख्ती से पूछा तो सनम हाँ क्या करूँगी। घर ही जा रही थी, बस वो हल्का सा सर चकरा गया से कुछ खाया नहीं था और मिजाज ठीक नहीं है। सनम जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, आई सियोजा ने मतलब सही ही कहा था कि तुम्हारे बाबा जान को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अरसम करुस कर बोला, नहीं, वो बस में वापस घर नहीं जाना चाहती और मेरे आगा जान को मेरी बहुत फिक्र रहती है, और उन्होंने जो भी आज तक क्या है वो मेरे भला के लिए क्या है, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन इस बार नहीं, इस बार वो जो चाहते हैं मैं वो हरगज नहीं करूँगी। मेरी अन्ना और मेरी अजत नफस और खुदी को कचल कर मैं हरगज अब रजा के पास वापस नहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो किस मुंह से वापस जाऊँगी, खुद उन्हें छोड़ कर आई थी, क्योंकि मुझे मेरे आगा जान पर बहुत नाज था और मैं अपने मान के साथ गई थी, पर मेरा मान टूट गया और अब मैं कहीं की नहीं रही था। सनम मुंह पर हाथ रखे सचने लगी, सकता वो खुद नहीं जानती थी वो ये सब अरसम को क्यों बता रही है, पर इतना जानती थी। हर वो बात अरसम को बता सकती थी जो उसे अंदर ही अंदर चल रही है। तुमने अपने आगा जान से सवाल नहीं किया सकता, पूछती तो सही, आखिर वो तुम्हें रजा के पास क्यों भेज रही है। सब रस्ते आंसू पूछता हवा बोला, नहीं पूछ पाया और ना ही पूछना था, क्योंकि जानते भाई आगा जान वो कहीं से मेरे आगा जान नहीं लग रहे थे, और तो उन्होंने एक बार भी मेरे सर पर प्यार से हाथ रख ये नहीं पूछा कि मैं कैसी उम्र अचानक कैसे आई, और मैं किस मुंह से पूछती हूँ कि आप मुझसे ऐसा सुलूक क्यों अख्तियार कर रहे हैं, सकता मुझसे ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने मुझे जमाल कर दिया और मैं भी उनकी बेटी हूँ। सनम शहबाज सदैव कुछ नहीं पूछा और खामोशी से निकल आई, लेकिन ये रह कर क्या चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस रजा सर के यहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं उनसे सारे ताल्लुक मुनक़ता कराई, उन सब कुछ छोड़ आई हूँ, और उनके बाबा जानी मिर्जा साहब भी मेरे किरदार और मेरे आगा जान के दुश्मन बने हैं। सनम ने अपने आंखों से सरकते हुए अंदर को निकलने दिया और सीने में क्या को निकलने दिया। अरसम ने उसे सीने से लगा लिया और उसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरने लगा। सनम ने भी बच्चों की तरह रोते हुए उसके बाजू के आस्तीन को पकड़ लिया और उसके कांधे पर सर टका कर रोने लगी। कौन हो यार, क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, क्यों बार मैं अरसम बोल रहा हूँ। आज पहली बार दूसरी जानिब से आवाज आई थी,
जी रसम राकी राव का नंबर है। दिल की आंखों की पतलियां हैरत से दो चंद हो गई। न मेरा नंबर है। दिल को कुछ समझ नहीं आया वो क्या कहे और क्या नहीं। दिल दिमाग सनसना गया था। मतलब कितने दिनों से जिस शख्स ने उसका जीना हराम कर रखा था वो कोई और नहीं रसम वाहिद फैल सकता जो उसे सोते सकता, उठते सकता, खाते सकता, पीते हर वक्त काल क्या करता था और आगे से कुछ नहीं कहता था। तुम अभी कॉलेज में हो जो भी बाहर आओ मैं पार कर रसम की आवाज़ पर वो नखाबों के दुनिया से वापस बोल नहीं क्या नहीं पाबिल है क्या मैं अभी नहीं आ सकती। कल घबरा कर आस पास देखने लगी जैसे किसी का डर हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी बाहर आओ वरना मैं आ जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। खुद के लिए मुसीबत मत खड़ी करो और बाहर आ जाओ। उसने कहा तो बिल बेग लेकर उठी और जाने लगी। कहा जा रही है अभी प्रोफेसर बफ की क्लास है ना। उसका हाथ पकड़ कर रोकते हो बोले नहीं मुझे नहीं करनी वो कुछ काम है और बाहर मेरा कजन साहब आया हवा है इसलिए मुझे जाना होगा। अगर सफ़ीद झूठ बोलती हुई आगे बढ़ गई तो नया शिक्षक बड़ी नज़र से वो कर रहे थे। सीधा आकर सीरिया की तरफ भाग जहाँ अरसों ने बॉल पर बैठा। ये क्या तरीका है और यह क्यों आए है। गल और गजब होकर बोली जो भी तरीका है पर मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि कुछ भी करो पर तुम अपनी नून को समझाओ कि अपनी बेटी मुस्बा से मेरी मंगनी तोड़ डाले वरना क्या क्या करोगे। दिल तो कर रहा है तुम्हारा मन नोट डालो। ऐसी घटिया हरकत छीने तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि तुम मुझे यूं काट कर परेशान करते होगे। इतने बड़े बजट में और हरकतें दोपहर जैसे दिल ने सारी दिन की बड़ास निकाल ली। ठीक है फिर मैं तुमने मेरी मदद मेरी मंगनी खत्म करने में नहीं की तो मैं सबको कह दूंगा कि तुम अपने भाई रजा के साथ मिली हुई थी और तुम जानती थी कि सनन का हुआ रजा ने क्या था लेकिन तुम खामोश हुई। तुम शैतानी मुस्कान के साथ बोला तो बल ने दोनों आंखों को हाथ रखा। तो बदफा दूफा मुझ पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। देखो अली यहाँ से वरना अगर मैंने कॉलेज पे सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ बुला लिया तो तुम्हें धक्के देकर निकालेंगे और तुम्हारी गिरदा बपकिया से मैं नहीं डरने वाली। जो करना है कर वो। दिल अंजलि उठाकर वालम देकर बोली अरसम दिल की अनहद देख फिदा हो गया। दिल किसी के बाप से नहीं डरती थी और ऊपर से खौम और परोश भी ऐसी थी कि वो बहुत पर एतमाद थी और रजा की बहन थी। सत्ता कहने को सोती भी थी लेकिन वही खाओ खा और वह खुद एतमाद। अरसम तो वहाँ से मुस्कुरा कर चला गया और दिल भी कड़े थे वो उसे अरसम की गाड़ी को जाता हवा देखती रह गई। महीना बाद रजा अपने कमरे में बैठा खामोशी से सनन की दीवार पर लगी तस्वीर को नहा रहा। क्या हाल बना जाए सिर्फ पहुँच मैं ऐसा हवा जा मुझसे कोई मोहब्बत नहीं। बस में ही एक पागल था जो तुमसे जबरन इश्क करता रहा लेकिन काश सनम तुम मेरा दिल चीर कर देख सकती। इसमें तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत है। मेरा जलू सत्ता शद्दत मोहब्बत सत्ता पागलपन सब तुम तक ही थे लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरी मोहब्बत जबरदस्ती लगती थी और तुमने अपने आवाज़ के लिए मुझे छोड़ दिया था। हाँ बुरा मैं फिर कोई बात सकता इंसान चाहे कुछ भी कर ले पर किसी को खुद से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता। असली मैंने तुम्हें जाने दिया। मैं कमजोर या मजबूर नहीं था। सत्ता चाहता तो तुम्हें रोक सकता था। जब मैंने अपने बाबा के सामने तुम्हारा सामने में कोई झिझक महसूस नहीं की तब मैं तुम्हें कुछ भी कर रोक सकता था लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया क्योंकि मैं तुम्हें रोक तो देता पर तुम्हें तब भी मेरी मर्जी लगती और तुम्हें लगता मैं तो हाँ बाहर की तरफ बाहर भी अपनी मर्जी वसलत कर रहा हूँ तुम्हें जाने दिया और अगर भी सकता हाँ मेरे दिल की तरह तो और दिल को भी झंझोड़ना लगता मैं जानूंगा। मेरा मोहब्बत बासर साबित हवा है। रजा ने इस तेजा अंदाज में हंसा और अपने कटे हुए हाथ को देखने लगा जो उसने गुस्से में शीशे में हाथ मार लिया। रजा ने बेखुदी से सनम की तस्वीर पर हाथ फिरा और अपने बेताब वो को उसकी तस्वीर पर खुद को उसकी ओवर में महसूस करने लगा। वसबा की हल्दी की रस्म तो सारी तैयारियां हाउस में की गई। वाइट हाउस पूरा दुल्हन की तरह सजा खा सकता रंग बिरंगे फानूस और बल्कि कमकमों से और महकते फूलों से ये माहौल को सजा संवार रहा। खालिसम और मुस्बा दोनों साथ बैठे थे। हल्दी का रस्म था और दोनों घर के लोग पेश पेश थे। और जरूर बेगम और रजाला बेगम के साथ खड़ी थी ना अपने भाई हंसों के साथ लगी बेटी से रही थी साजदा बेगम और वहाँ साथ नहा के साथ लगे हुए और रजा एक साइड टेबल पर बैठा फोन पर बसे सिर्फ बाबा साहब कसूर को वहाँ आ रहा था। मुस्बा तो बहुत ही बेजारी से सब कुछ देख रही थी। उसका दिल तो कर रहा था वो उठ कर भाग जाए। मुस्बा सादा सा गुलाबी रंग का सल्यूलेट सूट पहने सकता जालीदार दुपट्टे एक साइड रखे वो फूलों के जेवरात पहने सबको फ्रस्ट्रेशन से देख रही थी। भारती से मेरा तो सब फिजूल से दिल ही अटैच है। दिल कर रहा है भाग जाऊँ यहाँ से कोई नहीं बस थोड़ा और बर्दाश्त करना है। फिर मैं और मेहताब वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएगी। मुस्बा अपनी ही सोच में गर्क थी। जब अनाया रस्ते करीब आती उसे देख कर मुस्कुरा कर बोली भाभी आप हमारे साथ चल रही है न शापन पर नहीं कर। मुस्बा करवाइब से कहा तो अनाया की हंसी एकदम गायब हो गई और वो वहाँ से चली गई। अनाया को तो वैसे भी मुस्बा पसंद नहीं थी
फिर भी वो अपने भाई की वजह से हंस हंस कर सबसे बात कर रही थी, वरना मुस्बा और उसके घर वाले तो सब के सब एक नंबर के मरूब थे और किसी से भी सीधे वो बात नहीं करते थे। गंदी राई और जरूर बेगम के साथ मुस्बा को हल्दी गाँवों पर लगाने लगे। फिर जब अरसम की बारी आई तो वह हाथों में हल्दी लेकर अरसम के गाल में हल्दी लगाकर खाना रखकर बर्फी का कपड़ा अरसम के मुंह रखा, उससे बात देने लगे। तभी अरसम ने घर की तरफ देखा, ऊपर महसूस से उसको रिफ कहा, जी जो बहुत शरारती है। एक बार आपकी शादी हो जाए मुस्बा से, फिर आपको दिन में भी चांद तारे देखे। गेगर ने कहा। सारे लोग हंसने लगे। हाँ, अरसम की एक नोटी साली अरसम के सारे दोस्त खड़े थे। वो उसकी खंचाई करने लगे। हाँ जीजा जी हाँ। बिल ने अपना नाखन उसके बाजू में डरा दिया तो अरसम उसे बस भूल कर रह गया। फिर बिल लड़कियों के साथ आखिरी हुई। मरता साहब और वाहिद साहब मुस्बा के सर पर प्यार से हाथ रखना देने लगे। फिर नजर आया और रसूल को उन्हीं से चटकी भर हल्दी लगाकर साइड पर आकर बैठ गया। रजिया काफी देर से रही थी। रजिया सब लोगों के साथ जा रही और हंसी मजाक करने लगी। रजा ने रजिया को फर अगमो कर अपना मोबाइल पर लगाया, क्योंकि उसे रजिया से सख्त हो गई थी। साजा बेगम को कुछ याद आया तो वो ऊपर फिजा देखने लगे, जहाँ से बात पूरी साफ देख रही। वहाँ अंधेरे में खड़ा एक हिउदा देख रहा था। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दी तो सनम भी बालकोनी से खड़ी मुस्कुरा दी। सनम को वैसे भी फनकशन में आने से साजिदा बेगम ने सख्ती से मना किया था, क्योंकि पहला बच्चा था और साजिदा बेगम नहीं चाहती कि वो लोगों के घर आए और 10 की बात। ऊपर से अरसम ने भी कहा था वो गर्दन में हल्दी की रस्म कर लेगा तो अरसम अपने बालकोनी से खड़े होकर सब देख सकती है। तो रजा और मर्जा साहब और भी मेहमान शरीफ थे। असली सनम को सबसे दूर रखना था। सनम याद करने लगी जब अरसम उसको बाई फोर्स उसे अपने घर ले आया था। सनम और थर्ड पर्सन के सफर, जहाँ साजिदा बेगम उसे देख बहुत ज्यादा चौंक गई थी। नमा ये सनम है, अरसम ने तारुफ करवाया, लेकिन साजिदा बेगम उसे ऊपर से नीचे तक देखती ही रह गई। सनम घबरा सी गई और अरसम के पीछे छप गई। अनाया इसी वक्त यूनिवर्सिटी से थक कर वापस आई थी। सनम को जे बाबू और मलिक कपूर ने देख उसकी तरफ आ गई, जो अरसम के पीछे डरी सहमी छुपने की कोशिश कर रही थी। सनम भाई सनम से क्या हुआ है और ये ऐसी क्यों देख रही है? सनम ने अनाया मुझे पहचान कर क्यों नहीं होना, उसे खींच कर गले से कर बोलियो साइसा बेगम को पता की बनी खड़ी रहे। अनाया उसे अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, अभी ये अपने हवासों में नहीं है। अरसम अनाया को बोला तो अनाया उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सनम के जाने के बाद अरसम ने साजिदा बेगम की तरफ देखा, जो धब से सोफे पर बैठकर अपनी सोचों में गुम थी। ममा क्या हुआ, आपकी तो तबीयत ठीक है? नायरसन को फिक्र होने लगी थी। ये लड़की एक दफा तुम्हारी माँ साइमा के जैसी लगती है, इतनी मशावरत खुदायती नहीं आता था। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त की रफ्तार पीछे चल रही हो और साइमा मेरे सामने खड़ी है, वही चेहरा, वही हरी आंखें और वही अंदाजी। लड़की आखिर कौन है सकता कह को मैं तुम्हारे साथ की तो नहीं, जरूर तुम्हारी बहन तुम्हें वो भी ना पूरे यकीन कहा के साथ कह सकती हो। ये शादी है, वही तुम्हारी बहन सकता कोई भी इंसान देखेगा तो यही कहेगा वो तुम्हारी बहन है। सकता तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे देखते हो। साजिदा बेगम आंख बंद कर बोले और जब आंखें खोले तो आंखों में माजी की कब्जात यादें आंसू बन बने लगी। सुन साजिदा बेगम की तरफ देखता ही रहता। सकता मतलब असफी दिल की सच्ची थी। वो जब भी सनम को देखता तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस होता था। फिर भी एक सबूत और बरक इमारत जो सारदी के बाएं बाजू पर था, अगर वो सनम के बाजू में मौजूद होता तो असम समझ जाता कि सनम भी साथ की। सनम को अनाना बहुत ही बखूबी सना लिया। सबका सनम को बड़ी मुश्किल से उसने खाना खिलाया और उससे सलाह दिया था। सनम सुकून से सो रही थी जब अरसम उसके कमरे में आया और अनाया की तरफ देखकर बोला, उसकी दाएं बाजू की आस्तीन को फोल्ड कर देखना कि वहाँ कोई निशान है कि नहीं। नाया ने हंस कर कहा, आप ये मुझसे पूछ रहे हो जो सनम की नस नस से वापस फैलने वाला देखे बता सकती हो कि उसके दाएं बाजू में एक बर्ड मार है या मुझे तो से वहाँ। जब कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, सनम ने बताया कि उसने जब से होश संभाला वो तब से बर्ड मारक उसके बाजू पर है। लेकिन एक मिनट, आप क्यों पूछ रही है? आपको किसने बताया कि उसके बाजू पर बरत मालक है? नाया ने प्रिंसेस से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा और सनम को देखने लगा, जो नसीबूत से हारी हुई लड़की थी और जिसकी हालत काफी नाजुक हुई। ने दिली दिलरजा को लिया और सोचा क्या हालत कर दिया उसने सनम की ओर तो और वो मौजी बनने वाली थी। अरसम ने दोनों मिट्टियों को किस लिया और अपनी सदकती हुई आंखों को बंद कर लिया और अगर उसका बस चलता तो वो रजा का खून कर देता है, जिसने सनम की मजबूरी का फायदा उठाया। खालिदा सुल्तान, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सजा है कि तुम पूरी जिंदगी बहन की शक्ल तक नहीं देख पाओगे और ना ही अपने बच्चे से मिल पाओगे। अरसम ने सोचा और कुएं से निकल गया। सनम को जब होश आया तो साजिदा बेगम ने उसे करीजे से उन्हें उसके बर्फ निशान पर बोसा दिया। वापस मिल गई थी जिसके लिए अर्जुन कई सालों से परेशान था और रातों को जागा करता था, सब अपना सुकून बर्बाद कर रखा था और आज यूं नसीब ने उसे उनके चौखट पर वापस से उनकी बेटी को खड़ा कर दिया था।
सनम को किसी ने कुछ नहीं बताया, बस सब उसका बहुत ख्याल रखने लगे और उस पर अपना वाराना मोहब्बत लटाने लगे। सनम को भी अजद की छत मिल गई थी और इतनी अपने करसुन के घरवाले से देते थे और उस पर सब नफर उठाने लगे थे। सनम को डरने लगा, वो अपनों के दरमियान आ गई है। फिर भी अपने आला जान को भला नहीं पाई थी और अक्सर उनके नंबर पर कॉल लगाती थी, लेकिन अब उनका नंबर स्विच ऑफ जाता था और सनम को रजा की भी बहुत याद आती थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। बैठे बैठाए उसे रजा की बहुत याद आती थी और कभी कभार उस शिद्दत से दिल भी घाव होता, जैसे उसका दिल बहुत जख्मी है और कोई बहुत उसे पका रहा है, लेकिन अब वो मुड़कर जा नहीं सकती थी और सारे रास्ते बंद है। सनम यही सब सोच रही थी और वो एक पल के लिए साकत रह गई और अपने ख्याल की दुनिया से रुट आई जब तो मजबूत हाथ सर उस पेट पर बल। सनम आजकल ढेरे ढाले व्यक्ति टाइट लंबे लंबे फरार पह गई थी। सनम बालकनी में अंधेरा के खड़ी थी, पर जब उसे किसी की जानी पहचानी कदों की खुशबू आई और रजा का जान लेवा नमश पे पूरी शिद्दत से महसूस हवा वो पकड़ नहीं पाई। तो कहता उसे जान निकलती महसूस हो गई थी और वो नीचे वसी और रीस गार्डन को देखने लगी, जहाँ हंसों की खुदी के रसा भी धूल घास सहो वरी। लेकिन सनम को कुछ दिखा सुनाई नहीं दे रहा था। सनम अंधेरे में होकर ताकि कोई उसे देखे न, लेकिन वो भूल गई थी। रजा था जो आर्ट से भाग जाता था कि कौन आ रहा है, तब वो इतने बड़े घर में सनम को 7 पर्दों से भी ढूंढ निकालता है छोड़े। सनम उसका मजबूत हाथ हटाने की तक वो 2 मिनट बोली, छोड़ ही तो दिया है। तो मेरे साथ हाथ हटाकर दूर खड़ा हो गया तो सनम भी पलटी और सोचने लगी, इतनी जल्दी रजा को पता कैसे चल गया कि वो यहाँ है। सनम पलटी तो देखा रजा बेतरीन बेसूट में हेवी बेड में काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन अब सनम को रजा की आदत सी हो चुकी थी। आप यहाँ कैसे? सनम बेजान होती हुई बोली, घबराओ नहीं, तुम्हारे रास्ते से हट चुका हूँ और आज भी तुमसे ये सिर्फ कहने आया हूँ कि मैं रजिया से शादी कर रहा हूँ और बहुत जल्द तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दो। बार कोशिश करूँगा कि आइंदा तुम्हारे रास्ते में ना और ना ही तुम्हें कभी देखो ना ख्याल ऐसा धीरे रहते हुए कहता हवा वहाँ से चला गया और सनम बस अस्ती बात है और उसे ही देवती तरीका बदल गया था। सनम उससे रोकना चाहती और उसको सीने से करना चाहती थी, लेकिन रजा का वो सर और मुसाफिर दे उसको होना भी नहीं हुई। रजा के अल्फाज तो अजीब दर उस दिन अपनी दिली के फिर को समझने की कोशिश करने लगी। रजा के जाने के बाद वो मुझसे भी होती हुई रजा से ओवर हो चुकी थी, लेकिन वो जल्दी थी और उस बात उन्होंने से पाई कर रही थी वो समझ नहीं आ क्या करे और क्या ना करे। रजा कहे सच में तलाक न दे और इसे छोड़कर रजिया आपी से शादी न कर ले, लेकिन जब जब वो रजा की बातें याद करती और रजा के रब्बा मर्द साहब का सलूक याद करती से गुस्सा आने लगता। कैसे लोगों ने इस पर करदार पर अंगली उठाई और कैसे इस पर आवाजान पर इल्जाम तराशी की थी, लेकिन सनम जानती थी रजा के बगैर तो वो गुजारा कर लेगी, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली थी और उसे डर था तेरे रजा इससे उसका बच्चा न छीन ले जाए। और रजा के अब्बा तो उस पर जान के दुश्मन बने थे, लेकिन कभी रजा ऐसा नहीं करता और सनम जानती थी, लेकिन अब दिल के हाथों मजबूर थी। सनम यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद की गहराई में पहुंच गई और जब आँख खुली तो अनाया उस पर सराहने बैठी थी। खुदा तुम्हें होश आ गया? अनाया ने कहा। उस सनम ने अपने बेड के चारों तरफ देखा जहाँ घर के सभी लोग खड़े थे। मुझे क्या हुआ था? सनम ने रसूल और साजिदा बेगम की जानिब देखते हुए पूछा। बुखार सख्त बुखार चढ़ा था। तुम्हें आज 2 दिन बाद तुम्हें होश आया है, रसूल ने कहा तो सनम मुस्कुरा कर सर को छोड़कर बोलने लगी जो सर्द हो रहा था, लेकिन मेरी पेशानी तो सर्द हो रही है। सनम ने कहा तो नया हंस दी और कमरे से निकल गई। अच्छा ठीक है, तुम बस आराम करो, मैं शुक्राने की नमाज पढ़ रहा हूँ। तुम्हें होश जो आ गया है? साजिदा बेगम भी उठकर चलती बनी। सच सच बताना, मेरे वायु वाले दिन रजा तुमसे मिला था? रसूल के सख्ती से कहने पर सनम हमें गर्दन हिला गई। क्या कह रहा था? रसूल ने दूसरा सवाल डाला तो सनम ने कहा कुछ नहीं, यही कि वो मुझे तलाक दे देगी। सनम ने गहरी सांस अंदर खींची और अपने आंसू छुपाने लगी। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं और अच्छा है, वरना मैं कोर्ट जाता। तलाक तो हर हाल में होकर रहेगा। अरसुम मजबूत लहजे में बोला और कमरे से चला गया। सनम तो अरसुम की बात सुन और ज्यादा तकलीफ में पहुंच गई। मुझे शहीद एक बार खुलकर रजा से बात करनी चाहिए, रजा इतने भी बुरे नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ, वो मुझे समझेंगे। सनम खुद में बड़बड़ाती हुई उठ बैठी और कर्टन हटाकर सूरज को गरूब होता देखने लगी। रजा अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था और अखबार पढ़ रहा था। तभी कमरे में रजिया आई और सीधा उस पर करीब जाकर बैठ गई। हेलो, क्या कर रहे हो? यार तुम मुझसे नाराज हो क्या? रजिया उसका बाजू थाम कर बोली तो रजा ने उसे परी झटक दिया। अपने हक में रहो, रजा को यूं बेहयाई पसंद न थी, लेकिन अब तो हमारी शादी होने वाली है। रजिया उसकी तरफ झककर बोली तो उसका दोपटे से बेनियाज बड़ा अपनी दाना छिड़काने लगा, जिस पर रजा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। बेशर्मी की भी हद होती है, तुम जैसी लड़की अपनी इज्जत अपने हाथ से बनवाते और बाहर लोगों पर इल्जाम देते हो, लेकिन रजा हो जो जाता है हर लड़की उसके लिए गैर महरम है। और सवाई मेरी बीवी के और हाँ, आइंदा मेरे सामने अपना ये मनहूस चेहरा न लाना, वरना बहुत बुरा हशर करूँ। दर्जिया उठी और रजा का कारण दोनों क्यों न जगह कर उस पर करीब कर गए।
जो भी कर वो रजा सुल्तान, तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हें तो डूबने वाली सत्ता सर जगह कर तुमसे डरने वाली लड़की पसंद है जो कि सनम थी, पर अफसोस उसे मैंने तुम्हारी जिंदगी से निकाल फेंका है और तुम अब सिर्फ मेरे हो और तुम्हें को मैं हासिल कर ही आऊंगी रजिया और करीब हो। इससे पहले ही रजा ने उसका आवाज़ों फीस को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। आइंदा मेरे कमरे में मत आना, और हाँ तुमने और मेरी सनम में बहुत फर्क है। वो एक पाक दामन और गैरतमंद औरत है और जानती है मर्दों को कितने फासले में रखना है। तुम्हारी तरह नहीं है जो बेधड़क किसी भी मर्द के कमरे में घुस जाए और उसे अपनी घटिया रडाउन से अपनी तरफ रागब करे। सब्जीजा ने उसके उनके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया और रजिया अंदर तक खोल कर रहे थे। जो भी करना है कर लो, बस कुछ और दिन फिर तुम पूरी तरह से मेरे होगे और शादी के बाद तुम पर मेरी हुक्मरानी होगी। उसी सोचती हुई वहां से चली गई। सुमन गार्डन में टहल रही थी और अब उसका पेट धीरे धीरे बाहर आते जा रहा था। सब तक वो शान को अच्छे तरीके से खुद को ढांढ पे टहल रही थी। तभी पोर्च में रजा की वाइट वसीगी लाकर रखी तो सनम बरामदा की तरफ मुड़ी और एक सतों की आड़ लेकर छप गई। रजा अकेला नहीं था, सकता साख में जन्मू बेगम और मिर्जा साहब भी थे। सनम छप कर लोगों को दाखिली दरवाजे से अंदर की जाती हुई देख ले रही। ये लोग जरूर सेवन के मेहंदी लेकर आए होंगे, पता नहीं क्यों आए दिन यहाँ के चक्कर लगाते रहते हैं। सनम सोचने लगी और वक्त देखने लगी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा फिर रहा था और उसे याद आया अगर साहिबा बेगम को पता भी चला कि वो शाम के बाद बाहर घूम रही थी तो अच्छी खासी क्लास बन जाती। सनम दबे पाँव पिछली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग गई थी कि किसी ने उसकी नाजक कर पकड़कर अपने तरफ खींचा। सकता सनम 10 चलती तभी किसी ने उसके ऊपर हाथ रख दिया। तुझे यहाँ तो भी आई। उस बल को देख कर बोली को गल ने उसे सर लगा से देखा और फिर खसकती नजर उस पर भरा वजू पर डाले। सकता सनम काम कर क्या बात है। सनम कुछ छुपा रही हो, बिल की आवाज़ उसे खरी से आती महसूस हुई। नहीं मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी, तुम अपना बताओ तुम कैसी हो। सनम ने जवाब का रद्दू बदल कर कहा, तुम पेट से हो प्लीज अपने भाई रजा को मत बताना। वरना क्या तुम जानती हो रजा भाई की हालत कितनी खराब है। वो आजकल बहुत बदल गई है। तुम्हें बहुत याद करते हैं, सोते उठते सकता बैठते खाते पीते हर वक्त। अब आजकल मैं रजा भाई के घर पर हूँ तो पता चला कि तुम मेरी भाभी हो। मतलब यार तुम लोगों ने शादी कब की और तुम परनीत हो और फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम और भाई अलीदा हो गए। वह मुस्तादी से सवाल किए जा रही थी और सनम खौफ से यहाँ वहाँ देख रही थी। आहिस्ता बोलो, खुदा डर लग रहा है तो नहीं जानती अगर हल्की सी भी बन पैदा को लग गई तो वो मुझे यहाँ से उठा कर ले जाए। ये मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मौका और दर्शन को सनम अलग करने लगी। पागल लड़की, तुम नहीं जानती तुम एक तूफान को दबाए बैठी हो। रजा भाई को नहीं जानती क्या वो झूठ सकता फरीब और धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करते सकता और कब तक ये बात छुपा कर रखोगी। माशाल्लाह से तुम्हारा हरिया बता रहा है कि तुम पेट से हो ये बराया वजूद उसको कहाँ छड़ाओगे। हो सके तो जल्द से जल्द भाई को सब बता दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देती हूँ। रजा भाई अगर मोहब्बत में झक सकते हैं तो गुस्से में झका भी सकते हैं। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। अगर ने कहा तो सनम और ज्यादा डर गई और याद करने लगी जब रजा गुस्सा होते थे तो क्या कर लेते तो वो कर वहाँ से चली गए। और सनम सोचने लगी एक बार रजा से विल कर बात करनी चाहे और सनम के बाद रजा से मिलना भी चाहती थी ताकि उसे करीब से देख सके। सनम कमरे में जाकर सोचने लगी और बिल को कॉल किया और बात करने लगी। सनम को अब बातें उलझने का डर था क्योंकि सामने अर्शुन था और रजा सकता दोनों कट्टर दुश्मन बन गए थे। क्या हो गया इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। अर्शुन जैसे ही कमरे में दाखिल हवा सकता वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और टाई को नाट करता हवा कमरे में जा पर सनम के बिस्तर पर पैर फेर बैठी। सनम कहाँ है। अर्शुन माथे पर बल डालकर बोला, यही है वाशरूम में। वैसे सुनिए मैंने आपको इमरजेंसी में फ़ोन कॉल कर बुलाया है और हाँ ज़रूरी बात करनी थी। फिर नखोद से नाफन दालत से काट कर बोली, जल्दी कहो और जो बोलना है जल्दी बोलो। अर्शुन जल्दी से बोला। मैं सनम को ले जाने आई हूँ ने मुख्तसर कहा तुम कहाँ लेकर जाओगी अपने घर। सकता सनम से गजारा वहाँ मिलना चाहती है, बहुत दिन हो गए मैंने उसे देखा नहीं है। नहीं सनम की तबीयत बोझल है और हाँ अगर सनम से गजारा वहाँ मिलना चाहती है तो उन्हें यहाँ ले और आराम से मुलाकात भी हो जाएगी और बाकी सब भी मिलेगी। अर्शुन साफ फोन इनकार कर गया। आप तो जानते हैं अर्शुन नाइफर। मैंने अर्शुन को खतरनाक नजरों से खुद को घूरता देखा तो अपनी तस्वीर की और कहा, अर्शुन जी देखे ना आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं माँ के गठिया का दर्द बहुत है, वो नहीं ला सकती है। प्लीज आप मुझे सनम को साथ ले जाने की इजाज़त दे देखे ना डॉक्टर्स भी कहते हैं बाहर की ठंडी और ताज़ा हवा खाकर बोझल मिजाज भी मातम हो जाते हैं। तो जाने दे ना प्लीज। फिर मासूम शक्ल बनाकर बोली और रेडियो पर खड़ी होकर अर्शुन की टाई की नाट को बांधने लगी। ठीक है लेकिन शाम होने पहले लौट आना और हाँ उसका ख्याल रखना, तुम्हारे जमने पर भेज रहा होगा। अर्शुन ने कहा और उसकी कलाई पकड़कर झटक दी तो गुल ने दानत पेश कर रह दी। जाहिल इंसान भी अर्शुन की पश्त को जुबान चढ़ा कर बोली,
सनम भी नेहरू रंग का फ्लोरल प्रिंट सूट पहनकर वॉशरूम से निकली और सर पर दोपट्टा अच्छे से टका कर अपनी वो की शायद उड़ने लगी। देखो लड़की ये रस्म मैंने लिया है और हाँ रजा भाई से मिलकर जो भी बात करनी जल्दी करना वरना तो हाँ ये जल्दा दोनों को सोरी कर लटका देता वह मुश्किल से इजाजत ना लिया है को सुपियो कर वो कर इसे ऊपर से नीचे कर देखने लगे। हाँ ठीक है मेरी जान बहुत शक्ति है। मेरे राय से मदद असले नहीं दी क्योंकि वो असम भाई की पार्टी है और मेरा कभी इस मामले में साथ नहीं देती। सनम ने कहा ठीक है चलो अब जल्दी। वैसे भी रजा भाई आज घर पर ही है बिल कहती हुई अपना रिजाव बंद करती उठी और दोनों बाहरी गेट की तरफ बढ़ी जब वाइफ साहब की आवाज़ पर दोनों पत्थर की बनी थी। सनम कहाँ जा रही हो कहे नहीं अंकल बस भूलने फिरने। सनम ने बमशक्ल अपनी जबान खोली ठीक है बेटा जल्दी वापस आ जाना। वाइफ साहब ने तरबिया पर दोनों ने तलाश की सूरत में गर्दन हमने हिलाई और बाहर निकल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है सनम डरते दिल के साथ बोली। अच्छा तब फिर वापस लौट जाओ अभी भी वक्त है। देव सनम ने तेरा मुंह तो दो दी अगर तूने डर कर कदम पीछे किए तेरे साथ मेरी भी गर्दन पंचेगी और दोनों की अच्छे से खातर होगी। तो उसे धमकी के डर लग रहा है आज तक झूठ नहीं कहा और आज ये चोरी छपे मिलना अच्छा नहीं लग रहा। वो अभी दीजिए आप वापस लौट जाए क्योंकि इजाज़त ना मैंने रसम से लिया था। और हाँ बेटा अगर रजा भाई से मिलना ही नहीं था तो फ़ोन क्यों कर मेरा दिमाग ख़राब किया। तेरे लिए मैंने बहुत बड़ा वादा रख लिया मेरे घर पर और नहीं तेरे घर पर किसी को मेरी सांस दर खींच कर। अच्छा ठीक है अब लेक्चर वक्त दी जल्दी से केक बना फल। क्या होता अगर हम घर से गाड़ी ले आते समय फिर झगझला कर कहा तो पक्का मरवाएगी फल। ऐसे ही सब तुझे बेवकूफ़ नहीं कहते तो बुजदिल है 70 डप्पू करे और बहुत बड़ी वाली बदू अगर घर से गाड़ी लेकर आते ना तो तेरा ड्राइवर सबसे पहले असम को कॉल करता है कि हम रजा अठाई किया है। फिर दोनों मार खाते दिल की दर्द करती हुई बोली। सनम का दिल धक धक कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद के आ गई और दोनों बैठकर सीधा रजा के निजी बंगले पर चले गए। सनम यहाँ पहली बार आ रही थी। आजकल रजा तन्हाई के आलम में अपने बंगले में ही होता था। बाहर ही केब से दोनों उतरी और सनम ने भाड़ा दिया और अंदर की तरफ चल दी। दिल को देख गार्ड ने सलाम किया और सनम पसका हाथ थाम कर अंदर चली गई। तो अंदर जा मैं यही बैठी तेरा इंतजार करूंगी। दिल ने लाइन में लगे कुर्सी पर बैठते हुए कहा यार इतने बड़े बंगले में कैसे जाऊंगी और तू भी चल ना कंपनी देने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है सनम बोली तो दिल ने आंखें छोटी कर उसे देखा और हंस कर बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी मैं क्या करूंगी। अंदर जाकर हस्बैंड वाइफ का रोमांस खराब हो जाएगा। तुम जाओ वजह करो सनम उस पर सर पर चपट मारकर और मोटी सी गाली देकर खुद ही अपना पर्स संभालते हुए अंदर की तरफ चली गई। ये तो ऐसे डर रही है जैसे रजादारी मार कर भगा देगी या उसे कच्चा ही न खा लेकर उसे जाता देख बोली और मोबाइल ऑन कर गेम्स लगाकर खेलने लगी। सनम डरते डरते अंदर गई और रजा की बात याद कर और ज्यादा सहम गई। मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं रहूँगा अब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। रजा की बात याद कर जब वो अंदर गई तो अंदर कोई नहीं था। चारों से सन्नाटा पसरा हुआ था और जब वो हाल से गुजरी तब उसे एहसास हुआ इतने ठंड में भी है सियार है। सनम को कोई भी मुलाजिम तक न दिखा तो सनम ने सुकून का सांस लिया और सोचा अच्छा है चलो अगर रजा ने उसकी बेइज्जती कर भी दी तो कोई चश्म देख गवाना होगा। सनम चारों तरफ चेहल कदमी कर रही थी। 70 बंगला अंदर से बहुत ही बड़ा और नए तरह से डिजाइन करता था। हर चीज बहुत ही खूबसूरत थी और सलीके से अपनी जगह सेट थी। सनम को प्यास लगी। सकता है में कांटे चल रहे थे। सकता उसने सोचा कसम से पहले एक गिलास ठंडा पानी पी ले ताकि मिजाज में बर्दाश्त आ जाए। फिर वो रजा का घूमते फिर बात करेगी जैसे भी सनम कोचल की तरफ फिर कॉफी पक गई फूके ऊपर कोचल था और सामने भी रजा और उठ रहा था हमारों के जैसे कोई जंग कर रहा पूरा कचन गंदा होता और रजा के ऊपर हाथ बिल्कुल आते हुए फुला वो फिर बड़ी सुनी वो रिश्ता इसका कह पूरे बंगले में बूंद। रजा ने चेहरा ऊपर किया और सामने देखा तो कोई नहीं था। अभी को हंसने की आवाज़ आई कोई लड़की की थी। रजा ने सड़क में लगे नलके को खोला और हाथ धोने लगा। रजा ने कभी भी सनम को हंसते हुए नहीं सुना था। असली वो उसकी हंसी पहचान न पाया। सनम सोफे के नीचे बैठ गई थी और खुद को बुरा भला कहने लगी अफ क्या ज़रूरत थी तुझे हंसने की दिमाग खराब हो गया है। शहीद तेरा 70 अगर रजा ने पकड़ लिया तो कहे चोर समझ कर थप्पड़ न मार दे। सनम दिल में सोचती हुई अपने सर पर हाथ मार कर सोचने लगी अब रजा का सामना कैसे करे। सनम ने सोफे के किनारे से झाँक कर देखा तो रजा अब किचन में नहीं था। सनम और लगाते कदमों से किचन की तरफ बढ़ी और जैसे बड़े गिलास को उठाया कि पूरा किचन ने जोरदार थप्पड़ की आवाज़ से झंझना उठा। सनम ने जोर का तो वो उसको बढ़ती और गड़बड़ी लेकिन रजा तो सोच कर सनम को हाथ उठा बैठा। वो सनम को दोनों बाजू में कैद कर दिया। ये पागल लड़की यहाँ कैसे
रजा उसे गोद में उठाकर हाथ में ले आया और सोफे पर एहतियात से लेटा दिया। किचन से पानी भरा गिलास ले आया और उसके मुंह पर चंद कतरे डाले के सनन बौखला कर उठ बैठी और आंखों को मिल कर सामने देखने लगे। गाल पर 5 मोतियों के निशान बन गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो और अंदर कैसे आई और किसकी इजाजत से यहाँ आई हो? अकेले आई हो और चोरी छुपे मेरे किचन में क्या कर रही थी? जवाब 2000 का वही सख्त पथरीला लहजा सुन सनन का कलीजा कांप गया और वो जो भी कहने आई थी सब भूल गई और यहाँ से भागने का सोचने लगी। देरी हो गई हो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? रजा की दहाड़ पर सनन उछल कर रह गई और अपना पर्स साइड से उठाकर कांधे पर जमा कर बोली, गलती से आ गई थी, दूर हो गई, अब आइंदा नहीं राउंड चलती हूँ। सनन ने सोचा कुछ देर और रही तो वही बेहोश हो जाएगी। रजा ने उसे बाजू से खींचकर वापस से धक्का देकर सोफे पर बैठा दिया। रजा जानता था वो सनन है जिसकी उल्टी खोपड़ी कभी भी घूम सकती थी और अगर वो गुस्से में चेफ्ता चिल्लाता या जाने का कह भी देता तो सनन बगैर किसी चून चढ़ाव और तरद्दुद के वहां से चली जाती। वो डर नहीं थे और इसे अपनी कसर नफस बहुत प्यारी थी और ऊपर से वो रजा से बहुत डरती थी। मैं वो में घर जा ही रही हूँ, वो गलती हो गई, जाने दे मुझे। सनन उंगलियों को बांध बुझाए हुए बोली, लेकिन यहाँ आई कैसे और किस लिए आई थी बताओ? रजा उसका चेहरा बगौर देखने लगा। जहाँ हवाएं अड़ गई थी और रन फक हो गया था, वो कुछ बात करनी थी, जरूरी बात करनी थी। आपसे असले आई थी सनन, यहाँ वहाँ देख कर बोली करो वो मुझे कहना था। गलती हो गई पुलिस, मुझे जाने दे। सनन जब उठकर भागी तो रजा ने इस बार उसका बाजू पकड़कर खुद के करीब क्या और एकदम उसकी असदारी कैफियत को भागते हुए उसे जोर से अपने सीने से लगा दिया। तो सनन भी बच्चों की तरह अपने बाहें फैलाकर उस पे सीने ने नूर छुपा कर वो पड़ी। पता नहीं कब से वो अपने अंदर एक तूफान को दबाए बैठी थी। सनन के गरम गरम आंसू रजा की सुर को दिलाकर रहे। ऐसा बना कुछ पुलिस और अस्पतालों में हाथ दे रहा था और उसे तस्वीर दे रहा था। जब हो जाओ, बहुत हो गया, गलती हो गई मुझसे, भूल से तुम पर हाथ उठा दिया। मुझे लगा कोई चोर घर में घुस गया है। रजा को काम पसंद था। सनन यूं ससकिया लेकर छेदी। 3 सनन ने आंसू पूछे और रजा की तरफ देख कर बोली, मुझे माफ कर, दाल छोटी ये जीन छोटी ये छेदी की नंदा से कभी यूं बन बेटे छेदी थी नहीं। आपको दस्तक कर दिया पागलों जैसी बात मत करो। सूरी जान सकता मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहे था और न ही तुमसे बदसलूकी करनी चाहे। सनम सकता मेरी तरफ देखो, मेरी जिंदगी से नजर ने सख्ती से उसका चेहरा अपनी तरफ हुआ और उसके आंसू अपने हथेली की पश्त से साफ कर उसके माथे पर गुस्सा दिया। रजा प्लीज आप मुझे तलाक न दे, चाहे आप रजी और आपी से शादी क्यों ना कर ले, लेकिन मुझे प्लीज तलाक न दाल छोटी ये जीन छोटी ये छेदी की ना को जल्दी शादी करनी है। शौक से करिए लेकिन मुझे मत छोड़िएगा। मैं तलाक का बार संभाल नहीं पाऊंगी। सनम रजा के सामने दोनों हाथ जोड़ कर बोली। रजा को कुछ महीनों पहले वाली सनम याद आई जो बगावत पर तली थी। मैं किसी रिश्ते को नहीं मानती और आप मुझे तलाक दे। आपने जबरदस्ती मुझसे शादी की और रजा ने अपने सामने खड़ी हाथ जोड़कर खड़ी सनम को देखा तो उसने दोनों को थाम कर अपने आंखों से गिराया और सनम को अपने करीब खींच कर कहा, तुमने कह दिया तो तुम्हारा रजा तुम्हें तलाक क्या किसी और लड़की की तरफ निगाह भी नहीं करेगा, क्योंकि आज मेरी जान खुद चलकर मेरे पास अपने दिल का हाल बयान करने आई है। रजा ने कहा तो सनम ने बेतबारी से रजा को देखा जो उससे मोहब्बत भरी नजरों से दे रहा। इसे क्या देख रही हो? तुम्हें सच में लगा मैं इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से और हर कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा फिर मैं न रहा और ना बात वही रजा ने उसके अनाधिकार और उसको कबूल और सारा तुम बहुत सेहतमंद हो गई हो। रजा ने सनम का भराया हवा वजूद देख शख्स से कहा तो सनम शर्म से पन के झका गई। सनम ने रजा के बाजू पर अंदरी फेरते हुए कहा, वक्त आने पर आपको एक तरफा दूंगी। सनम बोलकर रजा के बाजू पर लगती उसे चूम गई। अच्छा, रजा को यकीन नहीं हो रहा था वो लड़की सनम है, क्योंकि सनम तो रजा की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती थी। रजा ने उसे शानों से पकड़कर अपने सामने किया और उसका शर्म से गुनाह चेहरा देख मजीद अस्फर करीब हो गया है। रजा उसे पीछे से बानों में जकड़ कर बोला तो सनम भी शर्मीले लहजे में बोली, आई लो यूर। तो सनम ने जैसे ही कहा रजा सारी दुनिया फरामोश कर सनम की गर्दन पर झका और असफी सैगर को चुन लिया। सनम मचल कर असफिर तेज से आजाद हो गई। जी मैं अब चलती हूँ, अभी नहीं थी, जरूर अपनी मर्जी से लेकिन जाऊंगी अब जब मैं चाहूँगा। रजा उस पेशाने पर थोड़ी टका कर बोला, नहीं अभी फिलहाल के लिए जाने दे, सुन भाई और बाकी सब इंतजार करते हो। देर सनम ने मजबूरी बताई तो रजा ने उसे बानों ने उठा लिया तो कहा, वैसे तुम वहाँ ऐसा क्या खा रही हो जो तुम्हारा वजन बढ़ गया? सनम मोटी हो गई। रजा हंस कर बोला और उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। बहुत दिन बाद सनम का दीदार यार नसीब हवा है, आज खल कर बात है। ऊपर से आज तुम निज़ार मोहब्बत का सरापा भी बन कर आई हो, कौन खुद को बहकने से रुके? रजा ने कहा तो सनम अपनी नाजुक हालत को याद कर सोचने लगी अब रजा से क्या कहे। वो बराह रास्त ये नहीं कह सकती थी कि वो पेट से है, क्योंकि उसकी फितरी शर्म वह अड़े आती थी और रजा समझने से कासल था, रजा मुझे भूख लगी है। सनम ने रजा के कानों में हल्के से सरगोशी की तो रजा शौकपन से बाहर आया और सनम की तरफ देखा जो भूखी प्यासी देख रही थी। हुआ सोरी तुम शहीद असले किचन भी गई थी।
आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। रजा ने कहा तो सनम ने का सांस लिया। तभी सनम संभलती रजा उसे बालों में गिराता हवा उसके बालों में अंदर पंसा कर उसके लबू को धीरे से चूम लिया और अपने साथ हटाते हुए कटन लेगा।